लगभग 7 वर्ष पूर्व मैं जयपुर अस्पताल में कार्यरत थी। गंगा मेरे मकान मालकिन की 4 बेटियों में सबसे बड़ी थी। छोटी सी गंगा को घर के सारे काम करने पड़ते थे। भोर से उठकर वह किसी कुशल गृहिणी की भांति घर के कामकाज में जुट जाती। वह पानी भरती, माँ के लिए चाय बनाती, फिर नन्हे-नन्हे हाथों से पराठे सेकती। इस तरह गंगा तैयार कर देती अपनी माँ का भोजन। गंगा की माँ अध्यापिका थी। चूँकि स्कूल शहर के पास एक गाँव में था, इसलिए उसको 6 बजे तक ऑटो स्टैंड पहुँचना होता था। जल्दबाजी में वह अक्सर अपना टिफ़िन ले जाना भूल जाती। ऐसे में गंगा सरपट दौड़ पड़ती ऑटो स्टैंड की ओर और माँ को टिफ़िन थमा आती। लगभग यही समय होता जब मैं अपनी रात की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रही होती। ऑटो स्टैंड से ही गंगा वापस मेरे साथ घर की ओर चल पड़ती। "आज तुम्हारी माँ फिर टिफ़िन भूल गई क्या?" मेरे पूछते ही गंगा हाँ में गर्दन हिला देती। मैं देखती रह जाती उसके मासूम चेहरे को और सोचती, दोनों में माँ कौन है और बेटी कौन। घर पहुँचते ही गंगा पूछती, "दीदी आपके लिए चाय बना दूँ?" "नहीं, रहने दे, अभी थोड़ी देर सोऊंगी, रात भर की थकी हूँ।" कहती हुई मैं अपने बालों को जूड़े के बंधन से मुक्त कर देती। मेरे काले घने लंबे बालों को गंगा एकटक देखती रह जाती। पर यह मैंने तब महसूस किया जब एक दिन वह बर्फ लेने आई। उसके कटे बालों को देख मैं हैरानी से "पूछ बेटी, बाल क्यों कटवा लिए गंगा?" उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पुचकारने पर उसके सब्र का बांध टूट गया। भावावेश में वह मेरे सीने से लिपट गई। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। उसके रूखे बालों में हाथ घुमाते हुए मैंने पुचकारा, "रो मत बेटी, रो मत। क्या हुआ? क्या बात हुई? मुझे बता।" सिसकियों के बीच उभरते शब्दों से मैंने जाना कि गंगा के लंबे बालों में जुएं पड़ गई थी। माँ से सार संभाल ना हो पाई, इसलिए उसके बाल जबरदस्ती कटवा दिए गए। "दीदी, मुझे आप जैसे लंबे बाल।" उसने दुखी स्वर में मुझसे कहा। "देखो न दीदी, मैं सारे घर का काम करती हूँ, माँ का इतना ध्यान रखती हूँ। क्या हुआ जो मेरे बालों में जुएं पड़ गई? इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे बाल।" और उसकी रुलाई फिर से फूट पड़ी। मैं उसे दिलासा देते हुए बोली, "चुप हो जा मेरी अच्छी गंगा। अरे बालों का क्या है, ये तो फिर बढ़ जाएंगे। जब तू मेरी जितनी बड़ी हो जाएगी तब बढ़ा लेना इतने लंबे बाल।" हमेशा चुप रहने वाली आज्ञाकारिणी गंगा मेरी ममता की हल्की सी आंच मिलते ही पिघल गई थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस अबोध बच्ची ने कितना लावा अपने अंदर छिपा रखा है। गंगा की माँ उसको जोर जोर से आवाजें देती हुई कोसने लगी। पता नहीं कहाँ मर गई यह लड़की, एक काम भी ढंग से नहीं करती। बर्फ क्या लेने गई, वहीं चिपक गई। माँ की चिल्लाहट सुनकर बर्फ लिए वह दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद वह हमेशा स्नेह की छाया पाने के लिए मेरे पास चली आती। एक दिन जब गंगा अपनी माँ के सिर की मालिश कर रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या जिंदगी है इस लड़की की, खाने खेलने की उम्र में पूरी गृहस्थिन बन गई है। इसे थोड़ा समय खेलने के लिए भी दिया करो। भाभी, तुम इसकी सगी माँ हो, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता कि क्या करूँ सिस्टर? आज सिर में बहुत दर्द था। गंगा की माँ ने अपराध भाव से अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा। मैं गंगा को उंगली से गुदगुदाते हुए उठने का इशारा किया तो उसने हर्ष मिश्रित आंखों से मुझे देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। फिर वह बाहर भाग गई। मुझे लगा जैसे मैंने किसी बंद पक्षी को मुक्त कर दिया है। आज ऑटो के इंतजार में सड़क पर 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। शायद तेज धूप के कारण सिर में दर्द होने लगा है। सोचा थोड़ी मालिश करवा लूँ, ठीक हो जाएगा। गंगा की माँ सफाई देते हुए बोली। शायद कुछ दर्द के कारण या फिर अपनी बेबसी के कारण गंगा की माँ की आंखें नम हो आई थी। यह देख मैं इस समय गलानी से भर गई। क्या करूँ सिस्टर, एक लड़के की चाह में मैंने पढ़ी लिखी समझदार होकर भी लड़कियों की लाइन लगा दी। पता नहीं क्या क्या देखना है जिंदगी में। कहती हुई वह अपनी बेबसी पर सिसक उठी। सारा दोष प्रकृति पर मढ़ कर वह अपने आप को तसल्ली देने लगी। मैं सोचने लगी कि इन्होंने तो सारा दोष प्रकृति को देकर मन को समझा दिया, पर गंगा बेचारी का क्या दोष जो असमय ही उसका बचपन छीन गया। क्या उसका दोष यही है कि वह घर में सबसे बड़ी बेटी है? मन में बराबर यही प्रश्न घुमर रहा था। गंगा बार बार मेरे मानस पटल पर उभर कर पूछ रही थी, मेरा क्या कसूर है दीदी? उस दिन भी मैं सो रही थी कि एकाएक मुझे लगा कि कोई है। आंखें खोलकर देखा तो गंगा सामने खड़ी थी। पता नहीं कब आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गई थी। वह एकटक मुझे देख रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में सवाल किया, क्या है? आपको उड़ती हुई पतंग देखना अच्छा लगता है दीदी? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसको देखती रही कि वह आगे कुछ बोले। पर जब चुप रही तो मैंने पूछ लिया, क्यों, क्या हुआ? वह चुप रही, मन में कुछ सोचती रही कि मुझसे कहे या न कहे। मैं उसे इस स्थिति में देख प्रोत्साहित करते हुए बोली, तुझे पतंग चाहिए? उसने ना में गर्दन हिलाई तो मैं झुंझलाते हुए बोली, तो फिर क्या है? वह सहम गई, धीरे से बोली, कुछ नहीं दीदी, और जाने को मुड़ी। कुछ कैसे नहीं? कुछ तो है, बता। चादर एक तरफ फेंकते हुए मैं उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोली, दीदी मैं शाम को छत पर
पतंग देख रही थी तो पिताजी ने गुस्से से मेरे बाल खींच लिए। कहने लगे कि नाक काटनी है क्या? लड़की जात है, चल नीचे उतर। दीदी, क्या पतंग देखना बुरी बात है? मैंने बात की तह में जाते हुए पूछ लिया। छत पर तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं। गंगा की मासूम आंखें सच्चाई का प्रमाण दे रही थी। और पड़ोस की छत पर मैं तहकीकात करते हुए आगे बोली, वहाँ दो लड़के थे सिस्टर, पर मैं उन्हें नहीं जानती। बस बात मेरी समझ में आ गई थी कि गंगा को डांट क्यों पड़ी। सोचने लगी, छोटी सी अबोध बच्ची पर इतनी पाबंदी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। गंगा के पिता पुलिस में थे, सो रोब तो उनके चेहरे व आवाज़ में समाया ही रहता था। अपनी बेटियों से भी वह पुलिसिया अंदाज में पेश आते थे। जरा सी भी गलती हुई नहीं कि गंगा के गालों पर पिताजी की उंगलियों के निशान उभर आते। एक दिन अचानक गंगा के पिता की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, मेरी जान खाने को चार चार बेटियां जन्म दी निपुती ने, एक भी बेटा पैदा नहीं किया। सारी उम्र हड्डियां तोड़ तोड़ कर दहेज जुटाता रहूंगा और बुढ़ापे में ये सब चल देंगी अपने घर। कोई भी सेवा करने वाला नहीं होगा। मारपीट और चीख चिल्लाहट की आवाज़ें आ रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ी थी, पर वह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। बाहर निकलकर देखा कि गंगा भय से थरथर कांपती हुई दीवार से सटकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्या बात करते हैं? बेटियां जनी है तो इसमें मीना भाभी की क्या दोष? एक नज़र कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखते हुए मैंने कहा। मुझे देख वे जरा संयमित हुए। चेहरे पर छलक आए पसीने को पोंछते हुए बोले, अब आप ही बताओ सिस्टर, चार चार बेटियों का दहेज कहाँ से जुटा पाऊंगा? अब कह रहे हैं यह सब? आपको पहले मालूम नहीं था? जो चार चार बेटियों की लाइन लगा दी। मेरे कहने पर वे थोड़ा झुंझलाए, फिर कुछ कहने ही वाले थे कि मैं फिर घूरते हुए बोली, आप अकेले तो नहीं कमा रहे, मीना भाभी भी तो कमा रही है। कमा रही है तो रौब मार रही है, घर का कुछ ख्याल नहीं रखती। उस छोटी सी लड़की पर पूरे घर का बोझ डाल दिया है। नौकरी और घर गृहस्थी ने तो भाभी को निचोड़ ही लिया है। अब उनमें जान ही कितनी बची है जो आप उनसे और ज़्यादा काम की उम्मीद करते हैं। वे दुखी स्वर में बोले, सिस्टर आप भी मुझे ही दोष दे रही हैं। देखो गंगा का प्रगति पत्र। गंगा का प्रगति पत्र आगे करते हुए बोले, सब विषयों में फेल है। इंस्पेक्टर साहब, आप ही थोड़ा जल्दी उठकर गंगा को पढ़ा क्यों नहीं देते? जारी गंगा, सिस्टर के लिए चाय बना ला। वे ऊंचे स्वर में बोले, देखो सिस्टर, सारा दिन ये खुद ही लड़की से काम करवाते रहते हैं और दोष मुझे देते हैं। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुई मीना भाभी रसोई की ओर बढ़ते हुई बोली, तो मुझे एकाएक ध्यान आया कि इस पूरे प्रकरण में मुझे 10 मिनट की देरी हो गई है। मैं उसी क्षण अस्पताल की ओर चल पड़ी। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर साहब रोज सुबह गंगा को पढ़ाने लगे, पर उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसका ध्यान बार बार घर के हो रहे कामकाज व छोटी बहनों पर लगा रहता। उसके पिताजी उत्तेजित हो जाते और गंगा सब कुछ भूल जाती और प्रश्नों के उत्तर गलत बता देती। गंगा की शिकायतें अक्सर स्कूल से भी आती रहती थी, कभी समय से स्कूल न पहुंचने पर तो कभी गृह कार्य पूरा न करने पर। ऐसे में गंगा का अध्यापिका द्वारा दंडित होना तो स्वाभाविक था ही, साथ ही अब घर में भी उसे मार पड़ने लगी। मैं सोचती रह जाती, नन्ही सी जान कैसे सह लेती है इतनी मार, पर देखती गंगा इससे जरा भी विचलित न होती, मानो दंड सहने की आदत पड़ गई हो। गंगा की परीक्षाएं नज़दीक थी, सो मीना भाभी छुट्टियां लेकर घर रहने लगी। अब उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। माता पिता के इस एक माह के प्रयास के कारण गंगा जैसे तैसे पास हो गई। एक दिन गंगा के भाई का जन्म हुआ, जो उसके लिए बेहद खुशी का विषय था। इससे पहले मैंने कभी गंगा को इस तरह प्रफुल्लित नहीं देखा था। मुझे मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, जब हम सब चली जाएंगी तब भैया ही माता पिता की सेवा करेगा। मैंने ऐसे ही बेख्याली से पूछ लिया था, कहाँ चली जाओगी? ससुराल और कहाँ? मुझे अचरज से देखती गंगा बोली। उसके छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उस समय तो मुझे बहुत हंसी आई थी, पर अब उसी गंगा के विवाह का कार्ड देखा तो मन की राहों से उसका मासूम बोझिल बचपन गुजरता चला गया। फिर शीघ्र ही मेरा वहाँ से तबादला हो गया था। अस्पताल की भागदौड़ में अनेक घटनाएं अक्सर घटती ही रहती है। मैं तो गंगा को लगभग भूल ही चुकी थी, किंतु जब उसने मुझे याद किया और इतने मनुहार से पत्र लिखा तो हृदय की सुप्त भावनाएं
जाग उठी, सोचा मैं ज़रूर उसकी शादी में जाऊंगी। निश्चय करते ही मुझे अस्पताल की थका देने वाली ज़िंदगी एकाएक उबाऊ व बोझिल लगने लगी। सोच रही थी कि 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर चली जाऊं। अपने इस निर्णय पर मैं खुद हैरान थी। विवाह के 2 दिन पूर्व मैं जयपुर जा पहुंची। गंगा ने मुझे दूर से ही देख लिया था। चंचल हिरनी सी कुलांचे मारने वाली वह लड़की हौले-हौले मेरी ओर बढ़ी। कुछ क्षण मैं उसे देखकर ठिठकी और एकटक उसे देखने लगी। यह इतनी सुंदर दिखने लग गई है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि वह बोली, दीदी मुझे पहचाना नहीं, और झट से झुककर मुझे प्रणाम किया। मैं उसे बाहों में समेटते हुए बोली, गंगा तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर भी। मेरे ऐसा कहने पर वह शर्मा कर मुस्कुरा उठी। तभी तो शादी हो रही है दीदी। उससे इस तरह के उत्तर की मुझे उम्मीद नहीं थी। सोचने लगी कि इतनी संकोची लड़की कितनी वाचाल हो गई। सचमुच गंगा में बहुत अंतर आ गया था। अचानक मेरा ध्यान उसके हाथों की ओर गया। यह क्या गंगा, तुमने तो अपने हाथ बहुत खराब कर रखे हैं, जरा भी ध्यान नहीं दिया। बड़ी लापरवाह हो। अरे दुल्हन के हाथ तो एकदम मुलायम होने चाहिए। दूल्हे राजा तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर क्या सोचेंगे कि क्या किसी लड़की का हाथ है या। मैं कहे बिना रह न सकी। मेरी बात बीच में ही काटती हुई गंगा उदास स्वर में बोल उठी, दीदी किसे परवाह है मेरी हाथों की। बर्तन माज माज कर हाथों में ये रेखाएं तो अब पक्की हो गई है। आप तो बचपन से ही देख रही हैं, आपसे क्या कुछ छिपा है। अरे फिर भी क्या हुआ, तुम्हारी माँ को अब तुमसे कुछ समय तक तो काम नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उल्हाना देते हुए कहा, मेरा जन्म इस घर में काम करने के लिए ही हुआ है। रुलाई को रोकने का प्रयत्न करती गंगा को देख मेरे अंदर फिर कुछ पिघलने लगा। मन कर रहा था कि खींचकर उसको अपने सीने में भींच लूं, उसे दुनिया की तमाम कठोरता से बचा लूं। मेरी नम आंखों को देखकर वह मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए आगे बोली, मैं भी आपसे कैसी बातें करने लग गई, वह भी यहीं सड़क पर। चलिए अंदर चलिए, दीदी आप थक गई होगी। मुझे अंदर की ओर ले जाती गंगा कह उठी, आप के लिए चाय बना लाती हूँ। बड़े आग्रह से उसने मुझे नाश्ता करवाया। मैं देख रही थी कि यूं तो गंगा में बड़ा फर्क आ गया है, पर काम तो वह अब भी पहले की तरह उन्हीं जिम्मेदारियों से कर रही है। मेरे पूछने पर कहने लगी, माँ तो नौकरी पर रहती है, उन्हें थोड़े ही मालूम है कि घर में कहाँ क्या पड़ा है। मैं न देखूंगी तो कौन देखेगा। और यह मीनू अपनी छोटी बहन की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, इसे तो अपने श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं है। अब देखो न दीदी, जैसे इसकी शादी हो रही हो, रोज ब्यूटी पार्लर जाती है। दीदी आज आपकी पटोला साड़ी मैं पहन लूँ। अंदर आती मीनू तुनक कर बोली, पहन ले, पायल भी दो न दीदी। देख तूने लगा ली ना वही बिंदी, मैंने तुझे मना किया था कि नहीं। मैंने माँ से पूछकर लगाई है। इतराती हुई मीनू निडर होकर बोली, माँ क्या जाने कि मैं क्यों लाई। आप और ले आना, मुझे पसंद आई तो मैंने लगा ली। इस पटोले पर मैच कर रही है ना। अब मुझे जल्दी से पायल निकाल कर दे दो, देर हो रही है। अभी बहुत से कार्ड बांटने हैं। नहीं दूंगी, तुम नहीं दोगी तो मैं माँ से कहकर ले लूंगी। ठुनकती हुई मीनू गंगा को अंगूठा दिखाकर चली गई। देखो दीदी, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं, भरे गले से गंगा कह रही थी। गंगा ओ गंगा। तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, हलवाई चीनी मांग रहा है। गंगा जरा चाकू लेती आना। किसी दूसरी महिला का स्वर सुनाई दिया, दीदी पाउडर का डब्बा कहाँ रखा है। गंगा की छोटी बहन ने पूछा, क्या झंझट है। एक पल भी चैन नहीं। झुंझलाती हुई वह उठ खड़ी हुई। मैं बैठी महसूस कर रही थी कि विवाह के इन खुशी से भरपूर क्षणों में भी गंगा को चैन नहीं। दिन भर के काम से थकी गंगा अपने दोनों हाथों से पैर दबाती उनिंदी आंखें लिए गीतों भरी शाम में बैठी थी और ऊग रही थी। उल्लास से हुलकती उसकी बहनें अपने हाथों में मेहंदी रचाए, बालों में वेणी सजाए, गोटा लगे चोली घाघरे में ढोलक की थाप पर थिरक रही थी। सभी बेटियां एक ही घर में, एक ही माता पिता की संतान, एक ही वातावरण में पली बढ़ी, फिर भी कितना अंतर था। कुदरत ने गंगा को बड़ा बनाकर एक ही सूत्र में मानो जीवन की सारी मधुरता छीन ली थी। गंगा के जीवन की वह
सुखद घड़ी भी आई जब द्वार पर बारात आई। शहनाई बज उठी और बिजली के नन्हे बल्ब झिलमिला उठे। मैंने मजाक करते हुए दुल्हन बनी गंगा को छेड़ दिया। अब मंडप में बैठी हो, किसी काम के लिए दौड़ मत पड़ना। धीमी सी हंसी हंसती वह मेरे कान में फुसफुसाई, फिर कभी इधर लौट कर नहीं आऊंगी। बचपन से चुप रहने वाली गंगा के कथन मुझे बार बार चौंका रहे थे। इतना परिवर्तन कैसे आ गया इस लड़की में। मायके से विदा होते वक्त लड़कियां रो रो कर कैसा बुरा हाल कर लेती हैं, पर गंगा का तो अंग प्रत्यंग थिरक रहा था। मुझे लगा सच, गंगा के बोझिल जीवन में मधुमास तो अब आया है। उसके वीरान जीवन में खुशियों के इस झोंके ने उसे तरंगित कर दिया है। विदा के समय गंगा के माता पिता, भाई और बहनों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन गंगा की आंखें खामोश थी। उनमें कहीं भी नमी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वह एकाएक आलोचना व चर्चा का विषय बन गई। महिलाओं में फुसफुसाहट होने लगी, लेकिन मैं खामोश खड़ी देख रही थी। बंद पिंजरे को छोड़ती एक पंछी की ऊंची उड़ान को, नए जीवन का स्वागत वह भला आंसुओं से कैसे कर सकती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।